अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 की रिमेनिंग एक्सरसाइज। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 10 प्रेशर एंड मूवमेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम शोज टू स्पैनर्स। अब जैसे कि आपको यहां पे दो स्पैनर्स नजर आ रहे हैं। So the first question is, which force X और Y has the greater turning effect on the net? तो आप देख सकते हैं एक स्पैनर हमारे पास X है और एक स्पैनर Y है। X स्पैनर जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और Y स्पैनर जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन जो एक्स स्पैनर का मूवमेंट आर्म है दैट इज 0.3 सेंटीमीटर और वाई स्पैनर में जहां से हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वहां से लेकर नट तक जो मूवमेंट आर्म बन रहा है दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सो द क्वेश्चन नंबर 1, विच फोर्स एक्स और वाई हैज द ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट? किस फोर्स का ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट होगा? एज यू नो कि जहां पर फोर्स ज्यादा होती है वहां पर टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सो हम कह सकते हैं कि y की फोर्स ज्यादा है, सो y जो फोर्स है वो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। सो राइट द आंसर। फोर्स ऑफ y स्पैनर has greater turning effect. Okay, and the part B, explain your answer. हम इसका टर्निंग इफेक्ट फाइंड करते हैं स्पैनर एक्स और स्पैनर वाई का। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एक्स स्पैनर, अब टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो इस केस में जो फोर्स है हमें वो दी गई है 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 0.3 मीटर। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा एंड दैट इज 8 न्यूटन मीटर। ओके, सिमिलरली अगर हम टर्निंग इफेक्ट y का फाइंड करें of y spanner, that is again force multiplied by distance. Force is 40 Newton and distance is 0.2 meter. So the final answer is 6 Newton meter. Clear? So I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमारे पास जो फोर्स y स्पैनर में जो फोर्स है वो 40 न्यूटन वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ एक्स स्पैनर एंड दैट इज जस्ट 20 न्यूटन। ओके, सो टू पार्ट, हाउ कुड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स y बी इंक्रीज? कि हम टर्निंग इफेक्ट जो है वो स्पैनर y में हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। इस पैनल में आप देख सकते हैं कि जो फोर्स y है वो हम सेंटर में एक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम इस फोर्स y को इस पैनल के बिल्कुल एंड पर एक्ट करवाएंगे तो उसमें होगा क्या कि आपका मोमेंट आर्म जो है डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट पॉइंट ये इंक्रीज कर जाएगा और इस तरह से आपका जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। सो राइट द आंसर। By applying force y at the end of spanner, so
movement arm will increase in this way the turning effect will increase. ओके क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब इसका लास्ट पार्ट स्टडी करते हैं. सो द लास्ट पार्ट, व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कॉल्ड? किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. सो राइट द आंसर, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. Clear? So, question number 5. The diagram shows two weights on a plank resting on a pivot. आपको एक प्लैंक पर दो वेट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं और ये इसका पिवट पॉइंट है जहां से प्लैंक जो है ये मूव करेगा. क्लॉकवाइज रोटेशन या इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी. और सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि इस वेट का जो पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर. और सिमिलरली इस वेट का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर. और ये वेट है 10 न्यूटन का और ये वेट है 3 न्यूटन का. सो द क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द प्लैंक इज नॉट बैलेंस्ड. ओके, तो आपने प्रूव करना है कि प्लैंक जो है वो बैलेंस नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम इसका भी मूवमेंट आर्म और उसका भी मूवमेंट आर्म कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमें वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये प्लैंक बैलेंस है या नहीं. So, movement of right side and that is equals to force multiplied by distance of force from pivot. So अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू फोर्स दैट इज 3 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर. तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर. सिमिलरली हम लेफ्ट साइड का मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं. लेफ्ट साइड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट. मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं. फोर्स की वैल्यू यहां पर है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय जिसमें डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर. तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर. क्लियर? सो दिस शोज कि आपका जो राइट साइड का मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड के मूवमेंट के इक्वल नहीं है. राइट साइड का मूवमेंट आंसर आ रहा है 12 न्यूटन मीटर और लेफ्ट साइड की मूवमेंट का आंसर आ रहा है 20 न्यूटन मीटर. सो दिस क्लियरली शोज कि आपका मूवमेंट इक्वल नहीं है. सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आपका प्लैंक जो है वो बैलेंस नहीं है. क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, डिस्क्राइब व्हाट वुड यू डू टू बैलेंस द प्लैंक बाय एडिंग अ वेट टू वन साइड. कि आप क्या ऐसा करें कि आप किसी भी एक साइड पर वेट को इंक्रीज करके आप इस प्लैंक को बैलेंस कर सकते हैं. सो अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर हम इस 3 न्यूटन वाले वेट में अगर हम इसमें 2 न्यूटन का वेट और एड अप कर दें सो इट बिकम्स 5 न्यूटन. और जब हम इस 5 न्यूटन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो मूवमेंट आ जाएगा दैट इज 20 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड मूवमेंट. क्लियर? तो इस तरह से आप प्लैंक को बैलेंस कर सकते हैं. सो इसका आंसर लिखते हैं. By adding weight of
2 Newton on right side, right side movement will equal to the left side movement and the plank will be balanced. So the plank will balance. Okay, clear? I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. So now move to the question number 6. So question number 6, explain the following. The first one, traffic cones have wide base and narrow tops. तो हमने डिस्कस किया था कि जब आपकी बेस वाइड हो और आपकी टॉप बेशक नैरो हो या वाइड हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपकी बेस अगर वाइड हो तो उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है. ओके, सो राइट द आंसर. Traffic cones have stable equilibrium. Clear? So second question, 10 pin bowling pins have a narrow base and a heavy top. तो इस केस में क्या है कि नैरो बेस है, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर नैरो बेस होगा तो आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा? अनस्टेबल होगा. सो राइट द आंसर. Ten pin bowling have an unstable equilibrium. Okay, so third question, on a double decker bus passengers are not allowed to stand on the upper deck. कि डबल डेकर बस में पैसेंजर को जो है वो अपर डेक में अलाउ नहीं किया जाता कि वहां पर वो खड़े हो जाएं. सो इस केस में होता क्या है कि जब आप अपर डेक पर स्टैंड करते हैं तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट होता है वो रेस कर जाता है और ये उस बस को अनस्टेबल कर देता है. ओके, तो इससे बचने के लिए जो पैसेंजर्स हैं उनको डबल डेकर बस के अपर डेक में उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वहां पर वो स्टैंड हो. ओके, सो राइट द आंसर. Passengers are not allowed to stand on the upper deck because it raise the center of gravity and the bus
will unstable. Okay, clear? I hope आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. So last question, a half empty milk bottle is more stable than a full bottle. हाफ बॉटल है मिल्क की और एक फुल बॉटल है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाफ जो एम्प्टी बॉटल है मिल्क की वो ज्यादा स्टेबल होती है फुल बॉटल से. क्यों? बिकॉज जो हाफ एम्प्टी मिल्क बॉटल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू द फुल मिल्क बॉटल. सो दैट्स वाई जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट लोअर होगा वो ऑब्जेक्ट या वो बॉटल जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हाफ एम्प्टी मिल्क बॉटल जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फुल वन. सो राइट द आंसर. हाफ empty milk bottle is more stable than full one as the center of gravity of half empty bottle is lower. क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.